हाँ, कल मैंने तुमको 3 वर्ड्स पढ़ाए थे, वॉइड, वैलिड एंड इनवैलिड, राइट? ये 3 वर्ड्स अपन ने कल पढ़े थे, राइट राइट। आई रिमेम्बर इट। मेरे को याद रहता सर, वो कैसा रहता, तुमको याद है कि नहीं वो पूछते रहता। हाँ, इतने में इतना ही मिलता भाई, इतना ही मिलता है। फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, सॉरी, फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले, इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी विच स्टेट्स इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड नंबर, इट डिस्क्राइब्स एंड रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर। इसके लिए मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की तुमको कि जो भी कंपनी आउटसाइडर्स के साथ डील करती, अब कंपनी के लिए आउटसाइडर्स कौन रहते, तो वो ट्रायंगल के लोगों के अलावा जितने लोग रहेंगे वो सारे के सारे आउटसाइडर्स। ट्रायंगल कौन था? वो मैनेजमेंट वाला ट्रायंगल, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल वाला। यस, उसको छोड़ दो अगर, तो बाकी के सारे आउटसाइडर्स हो जाते। आउटसाइडर्स में कौन कौन आता? सबसे पहला नंबर आता क्रेडिटर्स का। कौन रहते? क्रेडिटर्स, जिनसे हमको पैसे लेने हैं या जिनको हमको पैसे देने हैं। जिनको हमको पैसे देने हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स में एक वर्ड है क्रेडिट, देखो मैं कैसे पहचानना वो बता। क्रेडिटर्स में क्या वर्ड है? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता? उधार। तो उधार तुमने लिया हुआ है तो वापस करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट यू मेंट बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिट देने वाले क्रेडिटर्स, समझा? और तुमने यदि किसी को उधार दिया है तो वो हो गए डेटर्स। क्या होते हैं? डेटर्स। डेटर्स, बी इज साइलेंट, बी बोलता नहीं कुछ, ठीक है उसमें। आगे, so it describes and regulates the relationship between the company and the outsiders, that is the shareholders, creditors, suppliers, investors, who can make out from the memorandum whether a company is permitted to undertake a certain activity or not. कैसे डिसाइड होता है ये कि कंपनी एक्टिविटी कर सकती कि नहीं कर सकती? तो जो कुछ एमओए में लिखा हुआ है वो सब कुछ कंपनी कर सकती, और जो एमओए में लिखा हुआ नहीं है वो कंपनी, लेकिन still there are some routine functions which you don't have to specify, right? जैसे कोई अपने अग्रीमेंट में ये नहीं लिखता ब्रश करा, है ना? कोई नहीं लिखता है। ऑब्वियसली ये रूटीन फंक्शन, रूटीन फंक्शंस आर इम्प्लाइड। तो आज अगेन मैं तुमको 2 नए वर्ड सिखाएगा, पूरे 2। कितने? 2। थोड़ा स्लो चल रहा हूँ इसके लिए, you have to wait sometimes, be patient। साइड में तारे चमक रहे क्या? तो तारों को ठीक कर देते अपन। हमारी टीवी तो क्या है, बहुत बेकार टीवी। देखा, तारे गायब कर दिया मैंने तुम्हारे दिन में। दिन में तारे गायब कर दिए मैंने, तो सोचो सोचो हाउ टैलेंटेड है मैं। See, this is what is called as being not patient। ठीक है, तो एक्सप्रेस एंड इम्प्लेंट। दुनिया में 2 चीजें रहती, दैट इज वन इज एक्सप्रेस, द अदर थिंग इज इम्प्लेंट। इसका सबसे बेस्ट और आज तक का मेरा सबसे पुराना एग्जाम्पल क्या है? देखो, मम्मी ने तुमको बचपन में सिखाया था ब्रश करना, बराबर है? तब वो चीज क्या थी? एक्सप्रेस, क्योंकि कोई सिखा रहा था। लेकिन आज तक की तुम फॉलो करते आए या नहीं? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो एक बार कि तुमने फॉलो किया या नहीं किया? किया। अगर किया है फॉलो आज तक के, लेकिन मम्मी रोज सुबह उठ के नहीं बोलती ब्रश कर, राइट? बराबर है कि नहीं? नहीं, हाँ। सो इन दैट केस इट इज implied. So the things which were at times expressed have now become implied, क्योंकि वो तुम्हारे रूटीन का हिस्सा बन चुका है। बराबर है कि नहीं? सी, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। ब्रश करना ये बचपन में किसी ने सिखाया था ना, तो जब सिखा रहे थे तब क्या था? एक्सप्रेस था। समझ रहा है? और आज तक के तुम उस चीज को क्या करते आए? फॉलो। इट हैज बिकम
इम्प्लाइड नाउन, तुमको किसी के बताने की जरूरत नहीं। तो एक्सप्रेस का शॉर्ट मीनिंग क्या है? एक्सप्रेस मीन्स बताया जाता है, इम्प्लाइड बताने की जरूरत। समझ रहा है ना? दुनिया में दोनों चीजें रहती ना, है ना? जैसे अभी मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा, बट दिस थिंग्स विल बिकम इम्प्लाइड समडे फॉर यू गाइस, राइट? क्लियर है? पढ़ा था तो मैं बहुत अच्छा, मेरे को पता है, आई नो दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। एवरी कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर इट्स एमओए एंड एओए, ऑब्वियसली नहीं है उसके अंदर लिखा हुआ, लेकिन एवरी कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर इट्स एमओए at the time of its incorporation and submit it along with the application for incorporation to the ROC. What does it mean? अरे what does it mean? एमओए और एओए ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इनकॉर्पोरेशन से पहले बनाने होते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर्स लेने होते हैं, जैसा कि अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, राइट? और यही डॉक्यूमेंट आपको इनकॉर्पोरेशन के लिए सबमिट करने होते हैं टू द आरओसी। एक दफा आपने एमओए एओए सबमिट कर दिया, दैट बिकम्स कंफर्म कि हाँ कंपनी इतने ही स्कोप के अंदर काम करेगी। अब कंपनी को अपना स्कोप बढ़ाना है तो क्या? अब यहाँ पे मैं दूंगा तुमको एक एग्जाम्पल, ये समझाने के लिए कि अल्ट्रावायलेट और इंट्रावायलेट काम कैसे करता है। ओके, तो अगेन द माय फेवरेट वर्क, आई विल मेक सम ड्राइंग्स फॉर यू। अभी अपन सिर्फ एमओए की बात करें तो हम अभी सिर्फ क्या बात करेंगे? एमओए की, ठीक है? देखा, सिर्फ टोन चेंज करने से सेम सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाएगा। अभी हम सिर्फ एमओए की बात कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ एमओए की ही बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट सेम है, लेकिन टोन चेंज कर दिया, मतलब बदल जाता है। यही तो दुनिया है, यही तो सीखना है हम। कितने क्लॉजेस है? कितने? जिसमें से एक क्लॉज है, अरे पेशेंस, ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। सॉरी, एस लिख दिया मैंने, अरे यार हो जाती कभी कभी इंसान से गलती। नहीं तो क्या, तभी गुस्सा बता रहे। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज में मैंने जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी तो ऑब्जेक्ट क्या लिखा था? रेडीमेड गारमेंट्स एंड क्लोथिंग्स, दैट इज सारी चीजें, कपड़े पहनने वाले सारे कपड़े, लेकिन रेडीमेड वाले, ठीक है? समझ गया सबको? ठीक, तो रेडीमेड वाले, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिखा था बिफोर गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड। ये समझा सबको? क्लियर है? पक्का? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो, एमओए और एओए कैसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है? ये तो एमओए में लिखा हुआ है अपन ने, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑब्जेक्ट समझ में आ गया ना कि क्या है? ठीक। अब एओए में लिखा हुआ है कि यही कंपनी का मेन बिजनेस है, और जो कि कंपनी का एक्टिव बिजनेस क्या है? यही कंपनी का मेन एंड एक्टिव बिजनेस है। इतना समझ गया सबको? दिस इज हाउ एमओए एंड एओए इज रिलेटेड। ऑब्वियसली इस बिजनेस से रिलेटेड थोड़े से रूल्स प्रोविजंस लिखे हुए रहेंगे एओए के अंदर, लेकिन नॉट टू गो इन दैट डेप्थ, वी आर जस्ट रीडिंग अल्ट्रावायलेट और इंट्रावायलेट कैसे काम करते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया? तो फिलहाल के लिए कंपनी कितना परफॉर्म कर सकती है, कौन सा ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज कर सकती है? दैट इज ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्ट क्लॉज। और वो भी क्या? तो बोले दुकान डाल लो, दुकान या शोरूम डाल लो, शोरूम 3 मछली शोरूम डालो, 5 मछली डालो, कोई लेन देन नहीं है, लेकिन वहां पे सिर्फ क्या होगा? रेडीमेड गारमेंट्स एंड क्लोथिंग्स में ट्रेड, दैट्स इट। सिंपल सा, कस्टमर आएंगे, पहनेंगे, देखेंगे, खरीदेंगे और चले जाए, दैट्स इट। इट इज सो सिंपल एज इट इज। समझा? 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 ठीक। अभी आगे, आगे ही क्या? द थिंग्स गोस, कंपनी ने सोचा कि अब शोरूम तो चल पड़ा है,
चलो क्यों ना अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया जाए, समझ रहे, खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया जाए। कंपनी ने ना आओ देखा ना ताओ, डायरेक्टली कंपनी ने बना दी एक फैक्ट्री। काय की फैक्ट्री है मालूम है क्या तुमको? अबे टीन और सीमेंट की, पागल। तो फैक्ट्री और कैसे बनती? अब तुम पैसे वाले लोग हैं भाई, तुम कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर की फैक्ट्री हो सकती है तुम्हारी। ठीक है, अभी ध्यान से। तो फैक्ट्री के अंदर ऑब्वियसली तुम क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो? अब देखो ये है ना फैक्ट्री के अंदर जाने का रास्ता। तो इस फैक्ट्री के अंदर क्या कर रहे हो तुम अभी? ये जस्ट मैन्युफैक्चरिंग। अबे वो प्रोडक्ट वाले, मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स। ये समझा सबको? देखो स्पेलिंग में फोकस मत करना, कभी कभी हो जाती है मेरे से मिस्टेक। ठीक, ये समझा क्या तुमको अभी? ये बताओ पहले। MFG दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स। समझा? पक्का? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अभी मुझे बताओ क्या ये ऑब्जेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स लिखा हुआ था एमओए में? क्या लिखा हुआ है एमओए में? देखो लिखा हुआ है कि नहीं है, जल्दी बोलो, जवाब दो। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट क्लॉज में। तो ये जो तुमने अभी कर्म किया, ये अल्ट्रा वायरस है या इंट्रा वायरस? अभी समझा? ये क्या है? अल्ट्रा वायरस एक्ट हुआ है। वेरी गुड। ये एक्ट अभी के लिए अल्ट्रा। सर आप कुछ पढ़ा रहे थे रैटिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, या फिर सर आप बोल रहे थे कि कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन भी एक्सपांशन तो कर ही सकती है। तो कंपनी को अगर यदि कभी ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो क्या कंपनी ऑब्जेक्ट चेंज कर सकती है सर? यस, बट दैट हैज गॉट अ प्रोसेस टू फॉलो, प्रोविजंस टू फॉलो, लॉ टू फॉलो। तो क्या करना चाहिए था, क्योंकि ये तो अल्ट्रा वायरस एक्ट है जो कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं करे, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ नहीं था, तो ये आप कर नहीं सकते। यू कांट डू अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। समझा? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ नहीं है, और ना ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ था। तो आप सीधा सीधा धोखा कर रहे हो, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं है, और आप ऑब्जेक्ट क्लॉज को ब्रीच कर रहे हो, मतलब तोड़ रहे हो, और अल्ट्रा वायरस एक्ट कर रहे हो, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। सर लेकिन क्या प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग किया तो सर कुछ इलीगल तो नहीं है? ऐसा नहीं। इन्वेस्टर्स ने आपको पैसा क्या सोच के दिया था या क्या पढ़ के दिया था? कि आप ट्रेडिंग करोगे रेडीमेड बिजनेस में, रेडीमेड गारमेंट्स में, सॉरी रेडीमेड गारमेंट्स में और रेडीमेड क्लोथिंग्स में ट्रेड करोगे, राइट? ये सोच के उन्होंने पैसा दिया। उन्होंने ये सोच के आपको पैसा नहीं दिया था कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालोगे और क्लोथिंग मैन्युफैक्चर करोगे। समझ रहे हैं? तो उनके साथ तो सीधा सीधा क्या है? धोखा। करेक्ट। मैंने तुमको बोला था कि मैं तुमको एसपी बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अचानक से मैच पढ़ाने लगा, तो चलेगा? तुम्हारे साथ क्या होगा? धोखा 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 धोखा, बस तुमको यही नजर। समझ रहे हो? समझ रहा है क्या? पक्के में इतना समझा? पक्के में? अभी लेकिन सर एक्ट तो कोई गलत नहीं है ना, तो ये एक्ट हमको करना है ऐसा मान ले कि भाई मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना, तो मैं एज एन एडवाइजर या एज ए कंपनी सेक्रेटरी तुमको ये बोलूंगा कि सुनो, यू हैव टू गॉट टू फॉलो अ प्रोसेस। तुमको ये पहले अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में इंक्लूड करना पड़ेगा, तुमको पहले लोगों से पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद डालो ना तुम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा रिवर्स जाते, हम जाते थोड़ा सा पीछे, और ये फैक्ट्री को मिटा देते, मतलब टाइम ट्रेवल किया अपन ने। ठीक है, और फैक्ट्री मिट गई। अभी करने का क्या है? प्रोसेस को फॉलो। हमारी सोच है कि हमें एक फैक्ट्री डालनी है फॉर क्लॉथ मैन्युफैक्चर। गॉट इट? क्या करना है? फैक्ट्री डालनी है फॉर क्लॉथ मैन्युफैक्चर। उसके लिए हमको लेनी है कुछ परमिशन। परमिशंस के बाद हम हमारे एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में उस चीज को करेंगे ऐड, उस ऑब्जेक्ट को करेंगे ऐड।
और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट ऐड हुआ, उस एमओए की एक कॉपी हम सबमिट करेंगे आरओसी को, और प्रॉपरली सारी सारी चीज़ें ऑथराइज होने के बाद आप अपने फैक्ट्री का काम शुरू कर सकते, कोई रोकेगा नहीं। ये प्रोसेस अगर आपने फॉलो करके काम किया तो कोई गलत नहीं किया, एकदम परफेक्टली परफेक्ट। समझ में आया इतना? परमिशन किसकी लेनी पड़ती? गुड क्वेश्चन। इन लोगों की परमिशन लेना पड़ता। लोगों बोले तो एक ही है ये लोग, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, और कॉल देम एज मेंबर्स। इन लोगों का आपको क्या लेना पड़ता? परमिशन। कैसे लेंगे इनका परमिशन? तो हम बुलाएंगे इनकी एक, वेरी गुड, और मीटिंग में करेंगे वोटिंग। टॉपिक तो पता है ना कि टॉपिक क्या है भाई, खोलना है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कि नहीं खोलना, ठीक है। और उसके लिए क्या करेंगे? वोटिंग, सिंपल डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करेंगे। वोटिंग करेंगे, अगर वोट ज़्यादा मिल गए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को तो चल जाएगा, और वोट अगर कम मिले तो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ नवी आती है, नई चीज़ें बताने का बड़ा शौक है ना। तुम अमेंड कर रहे हैं कंपनी का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट, या अल्टरिंग और यू आर मेकिंग चेंजेस इन द कंपनीज मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सो सर ये नॉर्मल वोटिंग से तो होने वाला नहीं। इन दिस केस, टू अल्टर MOA, मतलब टू मेक चेंजेस in MOA, you have to pass a special resolution। क्या पास करना पड़ता? स्पेशल रिजोल्यूशन। सर कंफ्यूजन, रिजोल्यूशन कितने टाइप के रहते? दो, एक रहता ऑर्डिनरी और दूसरा रहता स्पेशल, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सर का मतलब क्या? जो नॉर्मल हम करते थे ना, मेजॉरिटी विंस। अब मेजॉरिटी किसके ऊपर चालू हो जाती? मोर देन 50%, ये मेजॉरिटी। तो इफ यू रिसीव वोटिंग मोर देन 50% इन द फेवर, मतलब जो भी टॉपिक है, टॉपिक क्या है? फैक्ट्री सेटअप करने का है कि नहीं? तो हाँ में लोगों ने 50% से ज्यादा वोटिंग किया, तब पास होता ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या पास होता तब? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल वाली, दैट इज मोर देन 50%। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं स्पेशल की, तो इट इज नॉट सीमित टू 50%, इट गोज एटलीस्ट 75% ऑफ वोटिंग। कितना कम से कम? ठीक है, एटलीस्ट 75% ऑफ वोटिंग इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ स्पेशल रिजर्व। तो इतना दिमाग में फिट कर लो कि अगर तुम्हारी कंपनी में 100 मेंबर्स है या 100 शेयर होल्डर्स है, और तुम अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ ऐड करना चाहते हो, एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो, जैसा कि शुरू एग्जांपल में अपन ने देखा, वी विश टू ऐड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। उस पर्पस के लिए आपको अल्टर करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा MOA। और MOA चेंज करने के लिए आपको बुलानी पड़ेगी मीटिंग्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, और जिसमें आएंगे 100 शेयर होल्डर, जिसमें से कम 75 शेयर होल्डर्स ने हाँ बोलना चाहिए कि चलो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करते हैं। तब मान लेंगे कि हाँ ठीक है, अब रेजोल्यूशन स्पेशली पास हो चुका है, और यू कैन से
बाय स्पेशल वोटिंग द रेजोल्यूशन इज पास्ड। और अब कोई दिक्कत नहीं है, एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये ऑब्जेक्ट को डाल दो। किस ऑब्जेक्ट को? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ऑब्जेक्ट डाल दो और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दो। अब कहीं गलत नहीं है, अब वो एक्ट हो जाएगा इंट्रा वायरस। सर थोड़ा इजी एक्सप्लेनेशन, अज्यूम करो एमओए एक बड़ी सारी बुक है, ठीक है? जो भी इस किताब के अंदर लिखा रहेगा वो इंट्रा रहेगा। क्या रहेगा? इंट्रा। जो भी इस किताब में अभी लिखा हुआ नहीं है वो रहेगा अल्ट्रा। ये समझा? लेकिन क्या सर हम अल्ट्रा को इस किताब के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, वो ही सारी प्रोसेस फॉलो करो जो ऊपर मैंने बताई। मीटिंग बुलाओ, मीटिंग में वोटिंग करवाओ, वोटिंग करके रेजोल्यूशन पास करवाओ और रेजोल्यूशन पास करके इस अल्ट्रा को इंट्रा बना दो, मतलब बुक के अंदर लिख दो। जैसी कोई भी चीज बुक के अंदर लिख दी वो क्या हो जाता? इंट्रा। तो कोई चीज या कोई एक्शन करने से पहले चेक करो क्या ये एमओए में है या नहीं। अगर ये एमओए में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एमओए में नहीं है और तुम करना चाहते हो तो पहले एक प्रोसेस को फॉलो करके उस चीज को एमओए के अंदर लिखो, डालो और फिर वो चीज को परफॉर्म करो, तो कोई तुम्हारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएगा नहीं। सबको समझ गया बेटा? यस सर। अरे एक्सप्लेनेशन तो मैं अच्छा ही देता। चलो ठीक है, कोई भी डाउट रहा तो यू कैन व्हाट्सएप मी। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।